So let's start the session. Online note making. I've done primarily online note making, लेकिन broadly हम समझते हैं कि note making की process क्या होती है in UPSC preparation. So मेंस प्रिपरेशन की स्पेसिफिक यूपीएससी में हमें बहुत कंसाइज और क्रिस्प नोट्स बनाने की जरूरत होती है, वन पेजर नोट्स जो डायरेक्टली एग्जाम में हम यूज कर पाए. For that, either you can make a note should be such concise and crisp that you can directly use that in examination. तो उसके लिए either you can go for physical note making or digital note making. Now there are advantages and disadvantages of both. Physical note making comparatively आप याद अच्छे से कर पाते हैं and you can draw things there on your own, और you also वहां पर भी आप append कर सकते हैं by adding the pages in between. But I have not relied on physical note making, so I cannot really say कि physical note making के क्या बहुत सारे advantages है. I primarily relied on digital note making, which I carried on from my job as well. क्योंकि job में भी जो मेरा रोल था, I used to extensively document using OneNote. तो डिजिटल नोट मेकिंग के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है. वन नोट हो गया है, गुड नोट्स हो गया है, सम पीपल यूज एवर नोट एज वेल, और भी बहुत सारी नोट एप्लीकेशन है. ऑब्सीडियन इज वन विच आई हैव सीन पीपल यूजिंग. तो बट आई हैव नॉट यूज्ड एनी अदर नोट एप्लीकेशन एक्सेप्ट वन नोट एंड गुड नोट्स. समटाइम गुड नोट्स में ऐसा है कि यू कैन embed PDF there as well, but you cannot. It is very difficult to type there, and you can write using your स्टाइलस और एप्पल पेंसिल, जो भी स्टाइलस डिवाइसेस है उसके थ्रू आप गुड नोट्स पे नोट्स बना सकते हैं. प्राइमरीली मैंने नोट्स सारे लैपटॉप पे बनाए. फॉर बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरे लिए वन नोट एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज आई यूज टू टाइप नोट्स एंड आई लाइक द फैक्ट ऑफ आई लाइक दैट राइटिंग टाइप्ड राइटिंग, बिकॉज मुझे अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लगती नहीं थी. तो फॉर दैट पर्पस आई यूज टू सी कि यहाँ पे बेसिकली एंड टाइप्ड नोट इज समथिंग विच यू कैन रिवाइज वेरी क्विकली, और आई एम मोर कंफर्टेबल इन सच काइंड ऑफ राइटिंग. तो इसलिए मैंने वन नोट का यूज किया है. वन नोट इज अ एप्लीकेशन जो आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है नोट मेकिंग के लिए. एंड एस वुड यू, जैसे जैसे आप नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे, यू वुड कम अक्रॉस वेरियस फीचर्स जो आप धीरे धीरे यूज करेंगे. इन जो फीचर्स मैंने वन नोट के लिए वन नोट में ब्रॉडली यूज करें, जो स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है वो मैं ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ. सो फॉर वन नोट व्हाट आई डिड इज मैंने नोट को दो पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया था. वन नोट वाज फॉर प्रीलिम्स एंड वन नोट वाज फॉर मेंस. तो प्रीलिम्स के जो नोट्स थे, लेट्स मी गो टू प्रीलिम्स सेक्शन. यहाँ पर व्हाट आई डिड इज मैंने जीएस पेपर के हिसाब से सेग्रीगेट किया था उनको, एंड दिस आर द नोट्स व्हिच आई डिडंट मेड everything. I did wrote everything by myself. I basically copied the vision transcript at one place, collated them at one place, and repeatedly जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तो डायग्राम्स हो गए, या फिर किसी टेस्ट सीरीज से मुझे कुछ भी मिल रहा है, या फिर गूगल से, यूट्यूब वीडियो से, कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, तो आई जस्ट एडेड दैट स्क्रीनशॉट राइट देयर, जिससे दिस नोट्स ऑफ प्रीलिम्स कंटिन्यूअसली गॉट अपडेटेड. तो यहाँ पर नोट्स के लिए मेरा स्ट्रक्चर ऐसा था कि फर्स्ट आई हैव सेग्रीगेटेड द सेक्शंस बेस्ड ऑन जीएस सिलेबस. उसके बाद जीएस के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बेसिस पे मैंने सेग्रीगेट कर लिया था नोट्स को, एंड दे आर यहाँ पर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डिफरेंट हेडलाइंस और पैराग्राफ. दिस more or less there are three heading one two, there are five or six different types of fonts और styles which you can use. बॉल जहाँ से आप अपने नोट्स को थोड़ा कंपैरेटिवली मोर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, which would also help you in identifying, in reading, better readability of your notes. तो स्पेसिंग का आपको काफी यूज करना है. तो प्रीलिम्स के लिए ब्रॉडली यही स्ट्रक्चर था कि दिस नोट समथिंग विच आई डिडंट क्रिएट at from scratch. These are something which I developed by leveraging the already existing material which was provided by Vision IE's classes synopsis. ये उन सिनॉप्सिस को मैंने थोड़ा और स्ट्रक्चर किया जो वहां से मिलती थी, और जहां पे मैंने सिनॉप्सिस को स्ट्रक्चर नहीं किया है, दे वुड नॉट लुक वेरी डिसेंट. जहां पर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो उसकी आप सिनॉप्सिस देखेंगे तो बहुत सारी जगह जस्ट इट इज नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड और वेरी वेल इन. यहाँ पर इंडेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आई डिड इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम हियर इन रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री. तो जहां पर मैंने किया हुआ है वहां पर यू वुड फाइंड अ गुड इंडेंटेशन जहां पर मैंने स्पेसेस वगैरह देके सेग्रीगेट किया हुआ है नोट्स को. तो बहुत सारी जगह ऐसा भी हो सकता है. बट प्राइमरीली प्रीलिम्स के नोट्स को मैंने अलग सेग्रीगेट किया था, बिकॉज प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत बड़ा है. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली यूज नहीं होती है, एंड मेंस में वी नीड अ कंसाइज टॉपिक वाइज नोट्स. तो प्रीलिम्स के नोट्स ब्रॉडली बहुत बड़े हो जाते हैं. तो प्रीलिम्स के नोट्स आप देखेंगे तो दे आर ब्रॉड, बहुत सारे, बट यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट. You just have to go through them
multiple rounds of revision so that you are in a position to identify the right answer. You do not have to write the right answer. You have to identify which is the right answer from the given options in the prelims exam. तो उसके लिए यहाँ पर आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स के नोट्स को. सिमिलरली आप इसके अलावा आई थिंक इट इज वेरी गुड सोर्स फॉर मी. इट वाज वेरी गुड सोर्स. इसके अलावा मैंने फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में मैंने प्राइमरीली द सिनॉप्सिस बिकेम बेस मटेरियल. इसके अलावा सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी. बट एंड दीस आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अगर हम प्रीलिम्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड एस्पेक्ट में जाते हैं, मेंस नोट्स, तो मेंस में नोट मेकिंग requires you to make efforts because मुझे लगता है कि मेंस प्रिपरेशन में the process of note making in itself is part of preparation. अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं या फिर if you build on top of somebody else's notes, then that would immensely help you. But means में you need a concise one pager note so that and you have to remember them all. तो उस पर्सपेक्टिव से जो आप नोट बनाते हैं तो you should always remember कि जो नोट बन रहा है शुड बी कंसाइज एंड इट शुड बी सच कि आप एग्जाम के एक वीक पहले उसको पूरा रिवाइज कर सकें एंड यू कैन स्किम थ्रू दोस नोट्स बिटवीन द 2 hours पीरियड या फिर एक दिन जैसे होता है तो बिटवीन द टाइम पीरियड विच इज अलॉटेड इन बिटवीन जीएस पेपर्स. तो उस पर्सपेक्टिव से नोट को हमें बहुत कंसाइज बनाना है. अब नोट मेकिंग के लिए, मेंस की नोट मेकिंग के लिए स्ट्रक्चर चाहिए हमें. तो स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट व्हाट इज द गाइडिंग लाइट. गाइडिंग लाइट इज द सिलेबस. जो हमें सिलेबस दिया हुआ है हमें वही स्ट्रक्चर बनाना है. तो व्हाट आई डिड मींस के लिए आई हैव मेड अ टेबल और ऑन द लेफ्ट हैंड सेक्शन देयर इज अ कीवर्ड ऑफ द सिलेबस. और सिलेबस के कीवर्ड्स ऐसा है कि बहुत सारी जगह जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए मेंस के जो मेंस का सिलेबस है उसमें इतने डिटेल में नहीं लिखा हुआ है. सिर्फ लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. बट हमें नोट बनाने के लिए थोड़ा और डिटेल में चाहिएगा. तो उस डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर एक मुझे दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर डिटेल में कीवर्ड्स मिल गए थे कि दिस आर द कीवर्ड्स इन मेंस सिलेबस. मैंने क्या किया कि जस्ट यूज्ड दैट कीवर्ड एंड मेड एन हेडलाइन आउट ऑफ दिस. तो जैसे रिलीजन एंड फिलोसफी मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया और रिलीजन एंड फिलोसफी के अंडर में जो भी टॉपिक्स थे आई थिंक ये नीचे होगा वो. सो इट मस्ट बी समवेयर रिलीजन एंड फिलोसफी. और उसके बेसिस पे यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी चीजें जो फिलोसफीज है यहाँ पर मैंने हेडलाइन दे दी कि हिंदुइज्म के लिए कुछ नोट यहाँ पर अगर लगेगा तो वो मैं यहाँ बनाऊंगा. वैदिक सोसाइटी लिटरेचर में जो भी क्लासिक संस्कृत लिटरेचर हो गया है, उसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया है, जैन लिटरेचर हो गया है, द्रविडियन लिटरेचर हो गया है, जो लिटरेचर के डिफरेंट मीडिवियल लिटरेचर हो गया है, जो लिटरेचर के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको मैंने यहाँ पर एक हेडलाइन बना दी कि आई हैव टू राइट नोट ऑन दिस पार्ट एज वेल. सो दिस बिकेम द ब्रॉड स्ट्रक्चर फॉर माई नोट मेकिंग. और ये सब सिलेबस के अंदर सब जीएस पेपर के अंदर मैंने सिमिलर यूज किया है, सिमिलर फ्रेमवर्क यूज किया है. तो यहाँ से बेसिकली मेकिंग ब्रॉड हेडलाइन ऑन द लेफ्ट साइड और स्मॉल हेडलाइन ऑन द राइट हैंड साइड. ये आप मल्टीपल जीएस पेपर्स के लिए यहाँ से पिक करके आप बना सकते हैं अगर बनाते हैं तो, या फिर यू कैन यूज माय फ्रेमवर्क डायरेक्टली एज वेल. तो GS3 GS4 सबके लिए सिमिलर फ्रेमवर्क था. तो दिस इज द सिलेबस विच इज गिवन बाय यूपीएससी एंड दिस इज द ब्रॉड सिलेबस विच आई फाउंड ऑन दृष्टि आईएएस विच आई थॉट वुड बी यूजफुल टू गेट इनटू निटी-ग्रिटी की मुझे कहाँ कहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस किस जगह नोट्स प्रिपेयर करने हैं. सो दिस वाज द ब्रॉड स्ट्रक्चर. जैसे गवर्नेंस हो गया तो गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस का अगर मैं सिलेबस देखूं ब्रॉडली तो वो इतना डिटेल में नहीं लिखा होगा. यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर इन द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये 2 ही लाइंस लिखी हुई है. लेकिन जब इसे हम डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आप उस सिलेबस के पार्ट से एसएफजी हो गए हैं या फिर एनजीओ हो गए हैं, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ये आपको वहाँ पे डिटेल्स में जाके मिल जाएगा और उनके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन के अंदर नोट बना सकते हैं. ई गवर्नेंस का एक सेक्शन हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई पिक्ड फ्रॉम देयर और उसके अंदर मैंने नोट बेस्ड नोट्स बनाए हैं. ओके, सो दिस इज वन थिंग. नाउ दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग. आप जीएस4 में भी जाएंगे तो जीएस4 में भी यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो दिस आर द ब्रॉड हेडलाइंस ऑफ सिलेबस. उसके अंदर जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, उनके करस्पॉन्डिंग जो नोट्स है वो राइट हैंड साइड में. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हम यहाँ पे नोट बनाए, सो इट शुड बी वेरी क्रिस्प, इट शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, इट शुड बी वेरी ऑन द पॉइंट एंड इट शुड बी डेंस इन कंटेंट जो हम एक्चुअली मीन्स में यूज करने वाले हैं. एंड डोंट ट्राई टू मेक अ बुक आउट ऑफ द नोट्स. हमें कोशिश करनी है कि जितने कंसाइज नोट्स बना सके उतने कंसाइज नोट्स बनाए ताकि हमारा काम रिवीजन का बहुत आसान हो जाए और हम इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाए. लोग पूछते हैं कितनी बार रिवीजन करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, यू बेसिकली रिमेंबर देम. तो the extent of remembering your notes would help you to write
better qualitative answer in the main examination. अगर आपने बहुत अच्छा याद करा हुआ है, you would be in a position to write very good answer in case if a question directly comes from the syllabus, जो जिसके ऊपर आपने नोट प्रिपेयर करे हुए, तो वो इस तरीके से आप बना सकते हैं. One part of note making is this. Now, maintaining concise and structured note is very important, क्योंकि if you have a structured note, then it is structured in your mind as well. तो जब क्वेश्चन आता है तो you do not look, you have very good clarity कि कंटेंट क्या जाएगा, क्योंकि आपने सारा कंटेंट एक जगह कोलेट किया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग, चाहे वो कमिटी हो गई है, जजमेंट्स हो गए हैं, या फिर कोई भी कोर्ट हो गया है, वैल्यू एडिशन का कुछ भी चीज है, तो यू हैव कोलेटेड एवरीथिंग एट वन प्लेस, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई है. सो दैट हेल्प्स यू इन reducing the time period which you require in order to write a very good answer. तो उस करस्पॉन्ड उस लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि whenever you make a note, just collate everything corresponding to that one case. For example, अगर लैंड रिफॉर्म का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो लैंड रिफॉर्म के लिए तो, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एज वेल. तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल की डेफिनेशन है, व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज अ पीपीपी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीपी, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्स. नाउ हियर इज वन मोर थिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द कंसेशन एग्रीमेंट. तो ये एक पीवाईक्यू है सीधे, तो मैंने उसका आंसर सीधे का सीधे यहीं पे फिक्स कर लिया. तो आई एम कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग दैट आंसर. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है कि what are the factors you would consider while designing a concessional agreement, और फॉर एग्जाम्पल what is a concessional agreements, what would you consider while designing, कुछ भी मतलब रिफ्रेजिंग करके दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आई एम इन अ पोजिशन टू राइट अ गुड आंसर ऑन दैट. तो चैलेंजेस क्या होते हैं पीपीपी के मेजर्स में जो भी कमिटी की रिकमेंडेशन है वो भी मैंने एक जगह फिक्स कर ली. जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है पीपीपी के लिए, स्विस चैलेंज मेथड हो गया, वायबिलिटी गैप फंडिंग, जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स एट वन प्लेस. वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट बिकॉज वी नो, हमने अगर पढ़ा है कि स्विस चैलेंज मेथड क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, और it would either be you read it somewhere, or it would be either present in your prelims notes. यहाँ पर सिर्फ keywords is essential so that it does not become bulky. यहाँ पर फिर कमिटी रिकमेंडेशन, एवरीथिंग एट वन प्लेस, एवरीथिंग शुड बी वन प्लेस. जैसे मैं लैंड रिफॉर्म का बोल रहा था, तो लैंड रिफॉर्म आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्शन में लास्ट वाला होगा. तो यहाँ पे आप लैंड रिफॉर्म में देखेंगे तो व्हाट इज लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन हो गई है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में लैंड रिफॉर्म्स के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट रिफॉर्म्स विच आर पार्ट ऑफ द ब्रॉडर आइडिया ऑफ लैंड रिफॉर्म, जिसमें एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, टेनेंसी रिफॉर्म हो गया है, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लैंड सीलिंग हो गया है, रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया है, कोऑपरेटिव फार्मिंग. दिस आर द ब्रॉड सिक्स, ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखे हुए हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट लैंड रिफॉर्म्स. उसके अलावा व्हाट आर द सक्सेस, कहाँ पे सक्सेस हुई है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कैसे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, लैंड सीलिंग के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वो सारी चीजें सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है. नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल्स बट राइटिंग द कीवर्ड एट वन प्लेस, सो दैट अगर मीन्स में क्वेश्चन आता है तो आई एम एबल टू कोड दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव डायरेक्टली. कोई कमिटी थी उसकी रिकमेंडेशन यहाँ पर लिख दी है. सो दिस शुड बी दी ब्रॉड स्ट्रक्चर, कि जो भी उससे एसोसिएटेड पॉलिसीज, जो भी जितना भी डेंस कंटेंट आप यहाँ पर प्रिपेयर कर पाएंगे, उतना ही हेल्प आपको उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आंसर लिखने में, बहुत क्वालिटेटिव आंसर लिखने में मिलेगी. इसमें आप चाहे तो फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में दिस फ्लो चार्ट आर फाउंड फ्रॉम सम टॉपर कॉपी, तो मैंने वो डायरेक्टली वहां से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे फिक्स कर दिया कि अगर फूड प्रोसेसिंग आएगा तो दिस इज समथिंग आई वुड ड्रॉ इन माय आंसर एज वेल. तो और ये बहुत सारी जगह आप यहाँ पर देखेंगे, कहीं पे मुझे लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच आई पिक्ड फ्रॉम गरिमा लोहिया मैडम्स कॉपी, दैट वो आंसर में ऑन द राइट हैंड साइड शी वुड मेक अ स्मॉल बॉक्स और वहां पर डेटा डाल देती थी. सो आई थॉट कि मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्टली डेटा यहाँ पे लगा देता हूँ कि मैं क्या डालने वाला हूँ अपने आंसर में. एंड इन केस इफ एन क्वेश्चन कम्स ऑन इकोनॉमीज ऑफ एनिमल रेयरिंग, आई वुड यूज द डायरेक्ट डेटा, दिस डेटा डायरेक्टली देयर. सो दिस इज गोइंग टू ऑटोमेट, वहां पर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या डालना है, मेरे पास, मुझे पता है, मेरे नोट्स में ऑलरेडी है कि मैं वहां पे जाके क्या लिखने वाला हूँ. सिमिलरली ये चीज मैंने हर चीज के लिए करी है कि मुझे पता है कि मैं वहां जाके, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आई नो कि मैं वहां पे क्या डायग्राम बनाऊंगा. इन केस में अगर कोई डायग्राम बनाता हूँ, अगर कोई टेबल भी बनाता हूँ, तो बेसिकली वो यहाँ से सीधे की सीधे वहां जाके यूज होगी. अगर मुझे मैप भी बनाना है तो आई जस्ट अफिक्स्ड द स्क्रीनशॉट ऑफ डिफरेंट मैप्स. अगर कोई भी क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कॉफी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, टी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस मैप डायरेक्टली. इसके लिए आई एम नॉट रिवाइजिंग एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन, आई जस्ट रेड दैट
वंस वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर उसके रेलेवेंट सेक्शन में ऐड कर दिया है. सो दिस इज द ब्रॉड आइडिया ऑफ नोट मेकिंग, दैट यू शुड बी कंसाइजिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस, उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग, सो दैट आप जब मीन्स के एक वीक पहले उसे रिवाइज करेंगे या फिर मीन्स के बीच में अगर आपको टाइम मिले आप उसे रिवाइज करेंगे, तो आपके दिमाग में वो तुरंत क्लिक हो जाएगी कि मुझे ये चीज यहाँ पर करनी है. एंड दैट वुड इमेंसली हेल्प यू इन राइटिंग ए क्वालिटेटिव आंसर. तो मीन्स के लिए नोट मेकिंग की ये स्ट्रेटेजी आई वुड रेकमेंड. तो टॉपिक वाइज नोट्स, कंसाइज, डेंस, डेंस इन कंटेंट. जहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आर्गुमेंट्स के साथ साथ आप एग्जांपल भी उसी जगह ऐड कर दीजिए, सो दैट यू डू नॉट हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट कि मैं यहाँ पे कौन सा एग्जांपल यूज करूंगा. तो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग एन आर्गुमेंट जस्ट पब्लिक अवेयरनेस, अगर आपको इंप्रूव करना है फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन सिस्टम को या फिर वेस्ट वाटर रिडक्शन करना है, तो अगर पब्लिक अवेयरनेस दे रहे हैं या फिर वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो जस्ट पब्लिक अवेयरनेस लिखना वुड नॉट फेच यू मच. वहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन हुआ था, जो पब्लिक अवेयरनेस को जस्टिफाई करता है. या फिर टेक्नोलॉजी में आप पीएम कुसुम का एग्जांपल दे सकते हैं. तो दिस एग्जांपल्स यू शुड ऑलवेज बी एडिंग, अपेंडिंग वहीं पे साथ में. सो मेंस आंसर के फॉर्मेट में ही मेरे नोट्स हैं. तो वहां पर मैं अगर आंसर कॉपी में आप देखेंगे तो आई वुड राइट एन आर्गुमेंट, नीचे एरो करके एग्जांपल दूंगा, तो वो एग्जांपल यहाँ पर उसी तरीके से लिखा हुआ है. तो दैट वुड हेल्प यू इमेंसली. वहां पर आपको ऑन द स्पॉट बहुत सारा सोचना नहीं पड़ेगा, विच इज द जॉब इज ऑलरेडी डन बिफोर. You just have to copy these notes in the exam. So this is the broad idea for mains notes preparation, and it would take immense amount of efforts. क्योंकि prelims में note making में you do not require effort. Means में you require lot of efforts in note making, and the more efforts you would make in note making, the easier your job would be to write a qualitative answer in the examination. तो note making का ये strategy I would recommend. One note is the application which I used. यहाँ पर structure you can see the structure, आप table बना सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में टॉपिक, राइट हैंड साइड में उसके करस्पॉन्डिंग कंटेंट, और कंटेंट मेक द कंटेंट एज डेंस एज यू कैन. अगर प्रॉब्लम्स है तो सारी प्रॉब्लम्स एक जगह कोलेट करके उनके एग्जांपल भी आप सब लिख सकते हैं साथ ही साथ. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर. यू कैन सी मैंने यहाँ पे 10-15 प्रॉब्लम्स लिखी हुई है. एग्जाम में अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो, और अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आया है जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही पूछी है, तो मैं वहां पर ऐसा नहीं है कि 5 प्रॉब्लम्स के 5 सोल्यूशन लिखूंगा. अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम पूछी है तो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आई वुड राइट 15 प्रॉब्लम्स और वे फॉरवर्ड लिख दूंगा उसके बाद सीधे, जिसमें 5 या 7. हाँ, बट प्राइमरीली आई वुड राइट प्रॉब्लम्स बिकॉज समबडी आस्क्ड मी कि प्रॉब्लम्स बताइए आप. तो वहां पर आई हैड सच डेंस कंटेंट कि मैं आई एम इन अ पोजीशन टू राइट बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उनको सब्सटेंशिएट भी कर पाऊंगा. एंड इट वुड कम बिकॉज ऑफ द मेकिंग नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग मैंने उस हिसाब से करी है. वहां पर अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन लिख रहा हूँ तो आई एम राइट डायरेक्टली कोटिंग द अशोक गुलाटी कमिटी इन द आंसर इटसेल्फ, सो दैट it gives a sense of authoritative answer that somebody who has written the answer has in-depth knowledge about this topic. गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ जाएंगी वहां पर, उसके अलावा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाएंगी. जो भी चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अगर आप कर रहे हैं तो उनका भी एग्जांपल के साथ कोट करिए. अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखते हैं कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व फार्मर्स प्रॉब्लम, बट हाउ यू शुड जस्टिफाई कि डीजी स्टैक एक बजट 2023 में एक इनिशिएटिव था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर आया, फार्मर्स पोर्टल है. उसके अलावा ये जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं दे आर गोइंग टू हेल्प. दिस इज द वे टू लेवरेज आईटी और आईसीटी इन एग्रीकल्चर. तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो सकता है. तो दिस इज द वे टू गो अबाउट नोट मेकिंग. उसके अलावा ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी आप नोट बनाए तो यू शुड नॉट बी मेकिंग नोट आउट ऑफ एवरीवेयर, कि मैंने कुछ भी पढ़ा उससे नोट बना लिया, मैंने कुछ भी पढ़ा उससे नोट बना लिया. हमेशा पीवाईक्यूज शुड बी योर गाइडिंग लाइट इन नोट मेकिंग, कि जब भी आप कोई नोट बना रहे हैं तो ऑलवेज रेफर टू पीवाईक्यू कि इसके करस्पॉन्डिंग पीवाईक्यू क्या है, और मुझे पीवाईक्यू का बेसिकली पीवाईक्यू का आंसर ही मेरा नोट होगा, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे लगता है. और अगर आप करंट अफेयर्स में भी कुछ चीज पढ़ते जैसे पीएसआईआर में, इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, देन ऑलवेज थिंक दैट क्वेश्चन क्या आने वाला है और उस क्वेश्चन का आंसर मेरा नोट होगा, रादर देन उसके करस्पॉन्डिंग की सारी एंसिलरी डिटेल्स मुझे नहीं लिखना है. दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एग्जाम. उसका आंसर क्या होगा और आंसर उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी टॉपिक है उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा और उस क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे लिखूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करस्पॉन्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाता है जो मीन्स में आया भी है. तो फर्स्ट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू शुड हैव अ वेरी क्रिस्प डेफिनेशन. या फिर अगर आप फैक्ट डेटा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. उसके अलावा उसकी एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में क्या होगी, इश्यूज करस्पॉन्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है, ये सारे एक जगह कोलेटेड है. तो when you have collated everything at one place, so you would be in a position to write very good answer on artificial intelligence. अगर इश्यूज पे पूछा गया है तो मैं 10 इश्यूज वहां पर इन्यूमरेट कर सकता हूँ. मेजर्स क्या है, मैं मेजर्स भी सारे एक जगह इनिशिएटिव इन्यूमरेट कर सकता हूँ. उसमें मैंने सब चीजें लिख दी है. उसमें मैंने अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है वो भी लिख दी है. उसमें मैंने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस भी लिख दी है. ग्लोबल एआई प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में चल रहे हैं वो भी लिख दिए. इंडिया एआई मिशन के बारे में लिख दिया. मतलब आई हैव रिटन एवरीथिंग विच इज पॉसिबल टू राइट. तो उसमें
मार्क्स कम करने की या फिर मार्क्स डिडक्ट करने की पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी है। तो ये नहीं बोल सकता कि आपने ये एंगल नहीं लिखा। आई हैव रिटन एवरी एंगल, आई हैव सब्सटेंशिएटेड एवरी एंगल विद आर्गुमेंट। और ये कैसे आया? बिकॉज आई हैव कोलेटेड एवरीथिंग एट वन प्लेस, और मुझे वो याद करना है, और मैंने वो याद कर लिया है। वे फॉरवर्ड लिख दिया उसके करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज द वे टू गो अबाउट इट इन नोट मेकिंग। सो दिस इज द ब्रॉड आइडिया ऑफ नोट मेकिंग। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, मैं अक्षय बात कर रहा हूँ पुणे से। सर जी। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाई थी, बट सर मुझे लगता है कि वो मुझे इतनी बेनिफिशियल नहीं हुई है। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार दिल्ली आके आंसर राइटिंग करूँ, मतलब 1 to 1 सर के साथ में, जो मेंटर है मेरे दिल्ली में, जिनके साथ मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किया था। क्या वो बेनिफिशियल होंगी सर मेरे लिए? मतलब मैं बहुत अक्षय, मजबूत हूँ। हम इसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई यू दिस सेक्शन में। प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर क्वेरीज टू नोट मेकिंग, सो दैट वो एक नोट मेकिंग के करस्पॉन्डिंग हम डिस्कस कर पाए, और बाकी क्वेरीज हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट। ओके सर, ओके। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने नोट्स बनाया तो किस एक्सटेंट तक हमको जाना है एंड टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं? टॉपिक्स तो लाइक पीवाईक्यू ऑप्शन है, पर किस एक्सटेंट तक जाना है वो प्लीज क्लियर कर दीजिए। ओके। सो टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं उसके लिए मैंने बता दिया कि सिलेबस हो गया है, और सिलेबस अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सिलेबस, जैसे जीएस 2 का ये सिलेबस है यूपीएससी का, और एक्सटेंडेड सिलेबस दृष्टि आईएएस वालों ने यहाँ पर डाल रखा है कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन से जो करती है, या फिर एग्जीक्यूटिव के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है, तो ये यहाँ पर एक जगह कोलेटेड है। इन्हीं को हम करेंगे हमारे नोट में, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम नोट बनाएंगे। और आप जब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, अगर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है, प्राइम मिनिस्टर से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट से क्वेश्चन नहीं आता है, गवर्नर से क्वेश्चन आता है, चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, जुडिशरी के अंदर जनरली सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है उसके करस्पॉन्डिंग। सो यू वुड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इन सब सेक्शन के अंदर कहाँ से आ रहा है, लुकिंग एट द पीवाईक्यूज। And then when you are going to make note, then restrict yourself to making note on topics which are repeatedly asked in PYQs rather than making note on everything. Because आप मेरे नोट देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह नोट्स नहीं मिलेंगे, एंड द रीजन फॉर दैट इज वहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो मैंने नोट नहीं बनाए। ऑल राइट। ओके सर, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि थोड़ा फेयर रहता है कि जहाँ से नहीं पढ़ेंगे वहां से आ जाएगा, लाइक ऐसा, तो इसलिए पूछता सो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि दैट ऑलवेज रिमेन्स, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डू कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। मान लीजिए आपके पास 3 महीने पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो आप वो पढ़ेंगे ना कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। मीन्स इट्स ऑल राइट टू बी कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि कोई एग्जाम में ऐसी चीज आ जाए जो जो मैंने नहीं पढ़ी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंसर्न यू शुड नॉट इग्नोर एनीथिंग विच हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन द एग्जाम। तो फर्स्ट, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले तो हमें उन एस्पेक्ट में फोकस करना पड़ेगा जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इज हाई। तो अगर एक बार हम उन एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे और हमारे पास टाइम बचेगा, तो हम उन एस्पेक्ट पे फोकस करने की कोशिश करेंगे जहां पर जो हमने छोड़ दिया है, फिर जहां से आ सकता है क्वेश्चन। राइट। तो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करनी है हमें हमें उन चीजों के पीछे नहीं, हम हर चीज के पीछे नहीं भाग सकते हैं। इफ वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, देन वी शुड ऑलवेज थिंक मुझे प्रायोरिटाइज क्या करना है। तो उसमें प्रायोरिटाइज करने में पीवाईक्यू सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। तो मैं तो शायद पीवाईक्यूज के आगे जा भी नहीं पाया। बहुत सारी चीजें जिनके आंसर मुझे अभी भी नहीं पता होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अभी भी नहीं लिख सकता हूँ, बट डिस्पाइट दैट आई एम इन द लिस्ट, आई एम इन टॉप 50, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैंने प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करी कि जो चीजें रिपीट हो रही है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं पहले उन पे फोकस करता हूँ। वंस आई एम डन विद इट, आई वुड लुक एट थिंग्स, एंसिलरी थिंग्स, जहां से आने की प्रोबेबिलिटी कम है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर पीवाईक्यू नहीं भी है तो भी आपको नोट बनाने हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में अगर G20 हो रहा है तो वहां से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहां से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहां से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर वो पीवाईक्यू नहीं भी है, तो यू हैव टू बी श्योर कि यहाँ से मुझे कंटेंट प्रिपेयर करना है। कंटेंट प्रिपेयर करने का तरीका वही है, राइट इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की व्हाट इज दिस इशू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स। ये 5 या 6 हेडलाइंस में आप
अगर आप लिख लेंगे 5-7 पॉइंट्स हर हेडलाइन के अंदर, तो योर जॉब वुड बी वेरी इजी, मतलब वो आपका जॉब कंप्लीट हो चुका है, वही नोट्स चाहिए आपको मेंस में। ओके, गुड इवनिंग सर। सर Am I audible, sir? सर यस। सर बेसिकली जैसे आपने कल बताया था कि रिगार्डिंग कि हमारा पॉलिटी का जो है उसको नोट्स जो प्री वाला उसे इग्नोर कर सकते हैं, तो ऐसा ऐसा और कितने नोट्स हैं जो आपने बताया कि उनको हम थोड़ा सा साइड कर सकते हैं और सारे नोट्स में हम रिलाई कर सकते हैं? नहीं, आपको ये अपने नोट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि वेयर यू आर लैकिंग। अब मान लीजिए आपने ऑलरेडी एग्रीकल्चर या इकोनॉमी में बहुत अच्छे नोट बना रखे, देन डोंट रेफर टू माय नोट्स। आई वाज सेइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि पॉलिटी के लिए मेरे पास पीएसआईआर के नोट्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन डिटेल नोट्स नहीं बनाए। तो अगर आपको पॉलिटी के नोट्स रेफर करने हैं, तो आप मेरे पीएसआईआर वाले नोट्स को रेफर कर सकते हैं, वहां से आपको गुड आइडिया मिल जाएगा पॉलिटी के नोट्स के लिए। सो आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट जैसे मैंने कल भी बोला था कि डेप्थ ऑफ योर सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट पोटेंट टूल इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। आपको हमेशा सोचना है कि इतना सारा कंटेंट जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, दो इट इज वेरी कंसाइज, आपके लिए इसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है। अगर आपको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीलिम्स के नोट्स रेफर करिए, आपको मेंस में हेल्प चाहिए तो आप मेंस के नोट्स रेफर करिए, बट यू हैव टू मेक दैट जजमेंट ऑन योर ओन कि मुझे क्या चीज इसमें से काम में लेनी है और क्या चीज मेरे काम की है, क्या चीज मेरे काम की नहीं है। तो दैट क्वालिटेटिव जजमेंट यू आल्सो हैव टू मेक ऑन योर ओन। ओके, राइट सर। सर बेसिकली वन मोर थिंग सर, मैं जैसे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहा था और आपके नोट्स देखे मैंने, तो मुझे ना कुछ पीवाईक्यू को अटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसको कैसे स्टार्ट करूं पीवाईक्यू विद द टॉपिक वाइज, कैसे पीवाईक्यू को स्टार्ट करूं जिससे कि मुझे थोड़ा इजी हो जाए सर? आपने अपना सो थोड़ा अभी देखिए, अभी अभी ऐसा मेरे साथ होता तो व्हाट आई वुड हैव डन, इंडस सिविलाइजेशन के नोट्स मेंस की बात कर रहे हैं। राइट सर, राइट सर। सो आई थिंक यहाँ पर एक सेक्शन होगा आईवीसी का, तो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो दिस इज द सेक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर मेरे पास इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अब इन केस इफ आई हैव कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जिसका आंसर मैं इस नोट के बेसिस पर नहीं कर पा रहा हूँ, सो व्हाट आई वुड हैव डन इज कि मैं उसके पीवाईक्यू से जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनको यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ टाउनशिप यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पे पूछ लिया कि सेलिएंट फीचर्स बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आई वुड हैव मेड दिस पॉइंट्स हियर कि वो वैसे फीचर्स ऑफ टाउनशिप के अंदर कवर हो जाता हूँ, लेकिन जो भी वहां पर न्यू कंटेंट मुझे मिलता है आई वुड हैव जस्ट एडेड दैट हियर ओनली। वहां पे उनकी जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो उस तरीके से मैं उसको इसमें एडिशन करता हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंटेंट कम है, तो आई वुड हैव डन दी एडिशन हियर। ओके, राइट सर। सर मैंने पर्सनल एक मैसेज किया है सर, प्लीज इसको टाइम मिले तो रिप्लाई करना प्लीज सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। guys please restrict yourself with one question because I want to have that thing कि सबको at least most of the people could get an opportunity to ask a question rather than one person hijacking the whole conversation. Okay, sir, for example, sir, I was making ethics. Sir, for example, sir, we are taking note as a base for our main preparation, and we are opting any mains test series, and we are getting any question whose content isn't in this mains note. So, sir, we should keep adding on in it, and should we rely on this note? means you can keep adding on it. It is just one of the note, there are multiple note. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसे बेस मटेरियल बनाना चाहिए, I would recommend, अगर मुझे करना होता तो I would have this as my base material and you can add on top of it, but the best thing is that you make your own note. ये अगर आप वो करते हैं, it is going to take immense amount of efforts, तो वो आप अगर आप वो कर पाते तो नथिंग लाइक इट।
अगर आपको दोबारा बाद में एग्जाम देनी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप खुद से नोट बनाइए, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोट, एंड रेदर देन रिलाइंग ऑन माई नोट यू कैन ऑलवेज कॉपी थिंग्स फ्रॉम माई नोट बट मेक योर ओन नोट। तो ये चीज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, एंड यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू रिमेंबर इट, टू अंडरस्टैंड इट एंड टू यूज इट इन द एग्जाम। ओके, Thank you, sir. Excuse me, So sir. I'm getting Actually, my I'm note of anticipating to write physics, this mains. and I was facing a problem of concising it. I tried to concise it in 20 to 30 pages, but I could not. It extended to 60 to 80 pages. And what should I do to concise it between 20 to 30 page? For means notes, Means notes, sir. so I think that they are already very concise, and it depends on topic to topic whether you are in position to concise them further or not. तो डोंट बी वेरी रिजिड अबाउट इट कि मुझे 30 पेज के अंदर ही खत्म करना है, या फिर डोंट बी वेरी रिजिड कि मुझे 10 पेज के अंदर पूरा मींस का सिलेबस खत्म करना है। इट इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल टू डू इट। योर ऑब्जेक्टिव इज दैट आप बहुत सारी रिडंडेंट चीजों को हटाते जाएं। अब आफ्टर रिमूविंग ऑल द रिडंडेंट थिंग्स, इफ इट इवन टर्न आउट टू बी 100 पेजेस, देन इट इज गुड इनफ। इट इज, you have to remember those 100 pages, but there is no hard and fast rule कि एक पेज के अंदर ही मेरे सारा एक टॉपिक पूरा कवर हो जाना चाहिए और 100 पेज के अंदर मेरे सारे नोट्स फिनिश हो जाने चाहिए। इट इज नॉट दैट, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट इट शुड बी वेरी कंसाइज, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। वहां पर जो भी रिडंडेंट चीजें उन सबको हटा देना है, तो उसके बाद वो जितना भी पेज बनता है इट्स ऑल राइट। And sir, regarding examples of it, के न्यूज़पेपर से कैसे fetch करना है उसके examples of ethics? So when you read newspaper, you should always be vigilant कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ तो where I am going to use it in the actual exam. And what I used to do that just I would not just read it from, I would read it from that perspective, and साथ ही साथ what I would do, वहां से स्क्रीनशॉट या फिर एग्जांपल डायरेक्टली लेके अपने नोट के अंदर ऐड कर लेता था। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सिविल सर्वेंट का ऐसा एग्जांपल मिला जहां पर सिविल सर्वेंट वर नॉट डूइंग और मिसयूजिंग देयर प्रिविलेजेस, तो मैंने सीधे सीधे उनके एग्जाम्पल या फिर वो एग्जाम्पल डायरेक्टली अपने नोट के अंदर ऐड कर लिए कि दिस आर द रॉन्ग एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल सर्वेंट मिसयूजिंग देयर पावर या फिर मिसयूजिंग द प्रिविलेज दे हैव। तो जस्ट वहां पर सिर्फ एक लाइन ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन सिविल सर्विस सेक्शन अगर आप इश्यूज में जाएंगे तो यहाँ पर this was the IAS officer using public stadium for personal evening walks in Delhi. So this was an example which was in the news. So I just wrote that in the example section यहाँ पर directly. शायद एक there was also this example of Miss Pooja Khetkar who basically faked her IDs. So I just wrote that the erosion of values on ethics के अंदर कि this was the wrong example, ऐसा नहीं होना चाहिए, this is wrong. So इश्यूज में सिर्फ आप न्यूज़पेपर से कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द न्यूज़ एग्जांपल व्हिच आई फाउंड इन न्यूज़पेपर। इसकी पूरी स्टोरी मुझे पता है, व्हिच आई वुड हैव ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज वेल, बट यहाँ पर जस्ट वो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। सो दिस आर लिटिल थिंग्स व्हिच आई पिक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और जहाँ पे मुझे रेलेवेंट सेक्शन लगा कि यहाँ पे मुझे वो एग्जांपल डायरेक्टली ऐड कर देना चाहिए, तो मैंने वो रिलेवेंट सेक्शन में एग्जांपल ऐड कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मैं इसको इतने टाइम रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी एग्जाम्पल देना होगा उस करस्पॉन्डिंग इशू के लिए, तो आई वुड नेचुरली कम अप विद दैट एग्जाम्पल। आई डोंट हैव टू थिंक मल्टीपल टाइम्स अबाउट इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड एड वैल्यू फ्रॉम न्यूज़पेपर टू योर नोट्स। ओके, sir, I have another question if you allow. Yes. I'm a writer, so I'm natural in philosophical writing, so this is an advantage, but I could not write the Mudit. I'm taking classes of Mudit Jain sir and of essay, so he's suggesting that go for a long essay, write as GS paper kind of essay in the essay examination. So should I do that, or should I make it in a philosophical one? I think that you should look at topper copies to understand what is required, and I cannot say for or against anybody. It is not my job. I think वो मैं दोबारा repeat करता हूँ that you should be in a position to objectively evaluate yourself कि what is going to work for you and what is not going to work for you, and then take a decision on yourself. हर बार you should always be very very clear about it that you have the most stake in clearing this examination, nobody else. Or every decision which you make has a qualitative impact on your preparation. So and you have to either it won't make a negative impact if I am going for a psychological perspective.
I don't know whether it is going to help you and whether it is going to help you to what extent. तो ऐसा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट तो कोई भी चीज से नहीं होता है. अगर आप बहुत सारी किताबें भी पढ़ लेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कॉम्पिटिशन. एंड यहाँ पर Right. आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट कम करनी है. आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैक्सिमम पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है मिनिमम टाइम. ओके, Right. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर फाइटिंग इन कॉन अ कॉम्पिटिशन. यहाँ पर बाकी लोग बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर वेरी स्मार्ट. एंड योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आप अपने टाइम को कैसे मोस्ट ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए. और मोस्ट ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन के लिए आपको मैक्सिमम पॉजिटिव साइड जाना है, rather than थिंकिंग मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो इट इज गोइंग टू ऐड some value to your life. But Okay. it is whether that value would help you clear the exam or not, it is a question mark. Your objective should be that कि आप जो भी करें, you should be very efficient, very efficient in the right direction to clear the exam. Okay. Okay. Thank you so much. So do we have any other question, or we can end the call? Hello. Yes. Sir, my question is that for ethics related, when we start from introduction and then body, in conclusion we conclude with quotation quotes, or if we start with quotation in any question, then we conclude conclusion from this. मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन. सर जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन इथिक्स का आ रहा है तो सर जैसे स्टार्ट किया मैंने कोड से, तो कोड से स्टार्ट किया तो सर उसमें जो कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है वो है कि लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय बेसिक सब्जेक्ट. सो मैं अभी से लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2026. तो क्या मैं अभी से लाइक मेंस के लिए इस टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूं, और लाइक पहले और इन डेप्थ स्टडी कर लूं प्रीलिम्स के लिए, देन मेंस का स्टार्ट करूं? ओके, सो 2 क्वेश्चन. पहला पवन का क्वेश्चन है, आपको कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपको कंक्लूड करना है. कंक्लूड मतलब जो भी आपने बोला है उसको रीइंफोर्स करना है, दोबारा उसी बात को लिखना है. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ 3 वर्ड्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट डज कंक्लूजन एक्चुअली मींस, व्हाट डज इंट्रोडक्शन एक्चुअली मींस बिफोर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. तो कंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ भी कोट लिख दिया या वहां पे कोई भी आपने डायग्राम बना दिया, समथिंग लाइक दैट. कंक्लूजन का मतलब ये कि जो अभी आपने आर्ग्यूमेंट दी है उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ देना है. दैट समबडी हु हैज गॉन थ्रू द आंसर कैन फाइंड व्हाट यू हैव रिटन इन द कंक्लूजन इटसेल्फ. कि आपने उसके लिए सिंपल सा एक समरी दे दिया है, छोटा सा 2 लाइन में या 3 लाइन में, या फिर आपने वी फॉरवर्ड दे दिया है कंक्लूजन के अंदर कि this were the significant, this is the significance, these are the challenge, and वे फॉरवर्ड अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कंक्लूजन में जरा सा वी फॉरवर्ड देके आपने किसी कमेटी का नाम लिख के उनके रिकमेंडेशन दे दी. सो कंक्लूजन इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अब ऐसे एथिक्स के अंदर कंक्लूजन क्या होता है? एथिक्स के अंदर कंक्लूजन बेसिकली जो आपने जो कोड दिया या फिर जो भी टॉपिक है उसके करस्पॉन्ड ही कंक्लूजन आएगा. सो वन वे इज दैट अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आप कंक्लूजन सीधे कोट कर सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. या फिर अगर वो कोई कोड बेस आता है तो उस कोड को ही दोबारा उसकी उसमें जो वैल्यू वहां पर बताई गई थी या फिर उस कोड का जो सिग्निफिकेंस है दोबारा वही आपको समरी में कंक्लूजन में देना है. तो आप देखेंगे मेरे नोट्स में भी बहुत सारी जगह मैंने ऑलरेडी कंक्लूजन प्रिपेयर किए हुए हैं विच हेल्प राइटिंग कंक्लूजन समवेयर वेयर इट इज रिलेवेंट. बट द थिंग इज रिलेवेंस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे तो इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने 3-4 कंक्लूजन प्रिपेयर कर रखे हैं, एंड वॉट एवर कम्स रिलेवेंट वहां पर मैं वो कंक्लूजन डायरेक्टली डाल देता था. लेकिन ये कंक्लूजन का मतलब चेंज नहीं करता है. कंक्लूजन का मतलब ऑलवेज इज समरी. जो भी आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसकी समरी जरा सी या फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक कंक्लूडिंग लाइन, सो दैट समबडी हु हैज गॉन थ्रू योर आंसर कैन गेट अ सेंस ऑफ क्लोजर कि ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. दैट क्लोजर शुड बी देयर ऑलवेज, कि ये क्लोजर हुआ है, क्वेश्चन के आंसर का क्लोजर होना चाहिए. ओके. दूसरा क्वेश्चन आपका था कि 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या आपको मेंस टॉपिक वाइज नोट्स अभी से प्रिपेयर कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली. आई थिंक प्रीलिम्स से प्रिपरेशन मोस्ट लाइकली 3 या 4 महीने में बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मैक्सिमम 5 महीने में हो जाती है. बाकी टाइम यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर मेन एग्जामिनेशन, जहां पर आप मेन के लिए टॉपिक वाइज नोट्स बना रहे हैं, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन लिख रहे हैं और आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. इफ यू गेट द टाइम, आई डिडंट हैड द टाइम टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर
प्रीलिम्स, बट अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट इज द वे ऑफ प्रिपरेशन, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, इट कैरीज 715 मार्क्स, 70-50 मार्क्स, तो मोस्ट ऑफ द मार्क्स आर इन मेंस इटसेल्फ। तो मेंस के लिए टॉपिक वाइज नोट्स बनाना, मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुड बी योर सोल फोकस राइट नाउ। ओके Okay, thank you so much, sir. Sir, because Hello, this year maybe I I will let attend others have the opportunity. Okay, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, फिर आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वुड लुक एट योर Okay, thank you, sir. हेलो सर। सर यस। सर एक डाउट था एक्चुअली, अभी जैसे इस बार चांसेस लग रहे हैं कि हो जाएगा प्री, और मेरा एक स्टेट पीएससी भी है, मतलब वो उससे पहले ही हो जाएगा, इसके मेन से पहले अराउंड 1 मंथ में। तो पर सर अभी जैसे जो नोट्स हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, मैंने लास्ट ईयर किया था, मेरे बेस नोट्स जो कोचिंग के थे उसी से रिवीजन करके जितना हो सकता था उतना मतलब मैंने कंसोलिडेट किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 1 पॉइंटर है, मतलब डिटेल्ड है थोड़े। तो मुझे सर समझ नहीं आ रहा कि अभी जो मुझे बनाने चाहिए वो मुझे कि मतलब एकदम रश में बनाऊं या फिर ठहर के बनाऊं, क्योंकि एट द एंड तो मुझे मेंस करना ही है। तो सर मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ इसको लेके कि क्या करूं मैं, कि अभी से पॉइंट बनाऊं या फिर First see, understood your question. First see what is the ideal notes which you should aspire to write. वो किसी के भी notes हो सकते हैं, आप एक बार देखिए कि this is something which I aspire to make. So unless you have that idea कि यहाँ तक मुझे जाना है, you cannot go there. तो पहले आप देखिए कि आइडियल नोट्स कैसे होने चाहिए, किसी एक टॉपिक के लिए भी देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, एंड देन एस्पायर टू मेक नोट्स ऑन दैट, और वो वैसे नोट्स बनाने की कोशिश करिए। वहां पर फिर आपको अपने कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितनी बैंडविड्थ है, और आप कितने टॉपिक्स के लिए नोट्स बना सकते हैं। तो फिर आपको वहां पे प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं सबके लिए अच्छे नोट्स बनाऊं या फिर कुछ के लिए अच्छे नोट्स बनाऊं, कुछ के लिए काम चलाऊ नोट्स बनाऊं। सो उस तरीके से आई वुड हैव प्रिपेयर्ड, प्लान फॉर इट। सर जैसे अभी 1.5 मंथ में पीएससी है, तो मैं जैसे कोई बेस नोट जैसे कोई एसओएमपी या क्यूईपी बोल रहे हैं कि उससे वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो इनको यूज करके अपने नोट्स एनहांस कर सकती हूँ या खुद से रिसर्च करके करूँ, क्योंकि टाइम You का can use multiple resources to enhance your notes. So when I look at my notes, they are not made from only one resources. They are made from multiple resources across internet, across different materials, across model solutions, across PYQ solutions, Chat GPT. So just everything consolidated at one place. So do not stick to one source and invest a lot of time there. तो उस तरीके से आप नोट्स बनाइए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बहुत अच्छे कंसाइज नोट्स और कंटेंट डेप्थ नोट्स बना पाए। ओके, ओके, थैंक यू सर। all the best. So, I think if there are no more questions, then we can end this session here. Thank you for joining in. Sir, I have another question. Which resources which you used for data enrichment, like for mains notes? Mains 365 is one resource. उसके अलावा there are multiple PDFs which circulate around. So I think only IAS की कुछ PDFs थी और शून्य IAS की कुछ content की PDFs थी, which I have referred to extract content. शून्य IAS के शायद एक सेक्शन है मेंस इनरिचमेंट का शायद, सो दे गिव कंटेंट, तो वहां से वो आई गॉट दैट, एंड वहां से मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऐड करके डिफरेंट डेटा या फिर डिफरेंट एग्जांपल निकाल के अपने नोट में ऐड किए हैं। मेंस 365 इज एक्सेलेंट सोर्स, वहां से भी आपको बहुत सारे डेटा और अपडेटेड डेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे कमिटी के नाम, जजमेंट के नाम वो मिल जाएंगे। सो जस्ट यूज दैट रिसोर्सेज, एंड वट एवर रिसोर्स यू फील इज गुड इनफ टू ऐड वैल्यू, उनको उसको आप प्रेफर कर सकते हैं for value addition, right? Okay, thank you, sir. Sir, one more thing. Sir, can you go for this monthly magazine? Either we go for PT and 365. I have not referred to any monthly magazine in my preparation. मैंने शायद पढ़ी भी नहीं है. So I have only referred to PT 365 and Mains 365. So monthly magazine, I don't think that if you बहुत सारे लोग newspaper नहीं पढ़ते हैं and they supplement it with monthly magazines, but I relied on newspaper. I've read newspaper religiously, 2 newspaper, और इंटरव्यू के टाइम में शायद उससे भी ज्यादा, तो मैंने मंथली मैगजीन्स को रेफर नहीं किया है। Thank you, sir. Sir, one question. Like for example, like आपने कहा कि जैसे मेरा टॉपिक है जैसे वुमेन से रिलेटेड, अगर मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, उसमें लाइक आपका क्या प्रोसेस होता है? लाइक प्राइमरी कैसे उसको पढ़ना है फर्स्ट रीडिंग का, फिर उसका नोट कैसे बनाना है, लाइक सोर्सेज वगैरह क्या करते थे आप प्रेफर, वो अगर आप एलाबोरेट कर देते। First, identify what are the issues with respect to
विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो सोसाइटी के अंदर एक सेक्शन होगा जहाँ पर वुमेन्स इश्यूज करके मैंने एक फाइल बना रखी होगी। नाउ आप जब वुमेन्स इशू में जाएंगे तो ब्रॉडली इट वुड कवर ऑल द इश्यूज, मतलब मैंने वहाँ पे लिख रखा होगा कि क्या क्या इश्यूज हैं जनरली, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। तो उसके अंदर यू वुड फाइंड डिफरेंट इश्यूज, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है, एजुकेशनल इश्यूज क्या क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या है। नाउ आप इनके अंदर इन डिटेल में जा सकते हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज की किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड क्वेश्चन कहाँ पे मोस्ट लाइकली आने वाला। तो उसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल चीजों के ऊपर बना सकते हैं। पेट्रियार्की हो गया है, वुमेन एट वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मैंने वहां पर वो चीजें लिख दी है कि व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन एट वर्क प्लेस। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक अनदर इशू है, हेल्थ कंसर्न हो गया है, जेंडर नॉर्म्स हो गए। तो ये सारे इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन है जो मैंने एक जगह कोलेट करके लिखा हुआ है। लॉज एंड मैकेनिज्म फॉर वुमेन्स इशू भी एक जगह कोलेट करे हुए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी एक जगह कोलेट करी हुई है। सो दिस इज द वे आई डिड इट। तो वे फॉरवर्ड में भी मैंने जो भी ब्रॉडली जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक जगह लिखी हुई है एंड व्हाट इज गोइंग इन द आंसर इट वुड डिपेंड ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रेलेवेंट वे फॉरवर्ड या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा मैं वो यहाँ से उठा के उस आंसर का पार्ट बन जाएगा। ओके और भी अगर कुछ इश्यूज ये शायद पीवाईक्यूज है, सुसाइड अमंग यंग वुमेन, तो उस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन है यहाँ पे वाई गिग इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। So this is the way I prepared for women's issue. और ऐसे ही I think just keep in mind कि focus on PYQs. What are the broad, first identify what are the broad issues faced by women, और उसके बाद PYQs देखिए कि what are the themes which are being asked multiple times and what are the likely themes which could be asked, और उसके corresponding note बना लीजिए। Sources की बात है तो you can जस्ट गूगल इट, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे कंटेंट मिल जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन हो गए हैं। और कोचिंग कोचिंग वाले भी अगर सोसाइटी की मींस 365 है तो वहाँ पे भी उसके करस्पॉन्डिंग कंटेंट मिल जाता है आपको। चैट जीपीटी इज ऑल्सो अनदर रिसोर्स जहाँ से आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन सर प्री से रिलेटेड है सर, जैसे आपका हम 2020 उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज दिस सेशन इज अबाउट नोट मेकिंग, तो आई थिंक वो हम ओके आराम ओके से ओके डिस्कस कर सकते Good evening, sir. हैं। क्वेश्चन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू नोट मेकिंग। ऑलराइट, Okay, sir. Sir, how to revise these notes? Because when I'm revising, I'm getting eye strain due to screen time. सो रिवीजन के लिए तो दैट इज अ चैलेंज, मतलब आई स्ट्रेन हो सकता है इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद और इफ यू डू नॉट यूज योर लैपटॉप और स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स। बट आई डोंट नो मतलब कैसे, आई डिडंट फेस, इवन इफ आई फेस्ड आई स्ट्रेन तो शायद उसके लिए टेक्निक होती है कि आप थोड़े टाइम दूर देखिए, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, do not keep blinking multiple times। तो ये सारी चीजें हैं which would reduce eye strain, but if you are reading on screen then or even if you are using your mobile तो eye strain की problem तो होती है। what you can do alternatively is कि मैंने इतनी PDFs भी डाली है, so you can print those and you can use those PDF for reading। also अगर आपको ऐसा लगता है कि you can switch between डिफरेंट थिंग्स, कि अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है कभी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। उससे हो सकता है कि आपकी आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए। और सर 1 पेजर नोट्स बनाने जरूरी है सर रिवीजन के लिए, जैसे टॉपर्स बोलते हैं? आई थिंक सो, आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। तो आई थिंक वो इसेंशियल हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। यस सर आपने सेकंड एआरसी के लिए कितना रेफरेंस किया था? मैंने सिर्फ सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस एक जगह कोलेट कर ली थी, मैंने इसके अलावा सेकंड एआरसी नहीं पढ़ी थी। सो दिस इज द ब्रॉड रिकमेंडेशंस जो मैंने एक जगह शायद कई ऑनलाइन रिसोर्स से उठा के एक जगह लिख ली थी। और उसके अलावा आई हैव डायरेक्टली एडेड सेकंड एआरसी इन रिलेवेंट सेक्शंस। जैसे अगर मुझे सेकंड एआरसी का ही कोट करनी होगी तो मैंने जीएस टॉपिक वाइज नोट्स में गवर्नेंस में सीधे उसको उसी जगह लिखा था। जैसे आरटीआई का सेक्शन हो गया है जहाँ पर सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है, या फिर सिविल सर्विसेज के अंदर कोई सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, तो जहां पर सीधे डायरेक्टली मैंने सेव ऑफ द मॉडल सेकंड एआरसी की कौन सी रिपोर्ट है तो डायरेक्टली उसी सेक्शन के अंदर वहां पर सेकंड एआरसी लिख दिया था, ताकि इट कम्स नेचुरली जब मैं आंसर लिख रहा हूँ। आरटीआई के अंदर सेकंड एआरसी फर्स्ट रिपोर्ट, तो डायरेक्टली उस जगह उस चीज को ऐड करने का फायदा ही होता है दैट यू डू नॉट थिंक ऑन द स्पॉट कि अगर कुछ ऐसा आता है तो सेकंड एआरसी फर्स्ट रिपोर्ट यू वुड सी इट एट मल्टीपल प्लेसेस। अगर मुझे कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है तो मैंने उसको और उसी सेक्शन के अंदर वहीं पे ऐड किया हुआ है ताकि इट कम्स नेचुरली। अगर उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आता है तो व्हेन यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स इट कम्स नेचुरली। अभी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी शायद अगर कोई सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है तो डायरेक्टली उसी जगह वो मैंने ऐड करी हुई है।
शायद आई थिंक सेवोथम मॉडल के करस्पॉन्डिंग सेकंड ARC रिपोर्ट 11th रिपोर्ट डायरेक्टली उसी जगह उसको कोट करके that would help you to reduce the time or actually quote that in answer. नहीं तो क्या होता है कि if you just remember the second ARC report, it does not come naturally when you are writing an answer. ओके। और सर सोशल जस्टिस के लिए आपने कौन सा सोर्स यूज किया था? PYQ सोर्स एंड प्रीलिम्स के लिए जो भी नोट्स प्रीलिम्स के लिए सोशल जस्टिस की क्लासेस की मैंने ट्रांसक्रिप्ट उठाई थी, तो उन ट्रांसक्रिप्ट से ही मैंने कुछ कंटेंट बेसिकली जो बेस कंटेंट था मैंने वहां से प्रिपेयर किया। उसके बाद PYQ के सॉल्यूशंस के बेसिस पे कंटेंट डेवलप किया और मींस 365 हो गया है, PT 365 हो गया है। उसमें सोसाइटी के सेक्शन में जो भी कंटेंट था जहां पर मुझे लगा कि सोशल जस्टिस में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो सारा एक जगह कोलेट करना, तो वो सब किया है मैंने। बाकी कोई एक इंडिविजुअल सोर्स से मैंने किसी भी सेक्शन के नोट्स नहीं बनाए एक्सेप्ट फॉर GS4, जहाँ पर मैंने विजन की 3 बुकलेट्स आती हैं एथिक्स की, उनको ऐसा बेस मटेरियल यूज करके GS4 के नोट्स बनाए। उसके अलावा बाकी मैंने किसी भी सेक्शन के लिए कोई भी इंडिविजुअल सोर्स से नोट्स नहीं बनाए। और सर आपने जो PSIR, सर आपका भी ऑप्शन PSIR था, तो उसमें जो आंसर राइटिंग के टाइम पे सेक्शन मतलब पहला जो ऑप्शन होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी होता है, उसके बाद 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसको आपने कैसे डिसाइड किया था किस सेक्शन में ज्यादा अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन में सिंगल करना है? ऐसी कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं थी कि मुझे इसी सेक्शन से करना है। आई जनरली यूज टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 सेक्शन ए, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली मैंने पेपर 1 सेक्शन बी से करे बिकॉज आई वाज मोर कंफर्टेबल राइटिंग आंसर। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। इफ आई एम माय ऑब्जेक्टिव वाज कि मैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक्सीलेंट आंसर होना चाहिए, और अगर तीनों के लिए एक्सीलेंट आंसर है तो नथिंग लाइक इट इट इज सिलेक्टेड। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आई हैव टू मेक एन चॉइस, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि 20 मार्क का क्वेश्चन का जिसका मेरे पास अच्छा आंसर है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। इस आपने सर 2 बार मेंस दिया, तो ऐसा क्या कुछ मार्क्स में कुछ में रिलेवेंस लगता है क्या, कम या ज्यादा कितने आते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, विच इज माय अंडरस्टैंडिंग कि आपने आंसर कैसा लिखा है, वेदर यू हैव जस्टिफाइड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड वेदर यू हैव डन जस्टिस विद द क्वेश्चन। सिर्फ उसी चीज के मार्क्स मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी एक सेक्शन को ज्यादा अवार्ड होते होंगे मार्क्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और सर पेपर 2 में? पेपर 2 में भी सेम है। पेपर 2 में बोथ द टाइम आई हैव अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, पार्ट बी, लेकिन उसका कारण ये है कि बिकॉज आई वाज मोर कंफर्टेबल राइटिंग आंसर फ्रॉम देयर, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग कि वहां पे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। वहां पे क्वेश्चंस के आंसर लिखना कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग भी होता है और इजियर भी होता है रेदर देन सेक्शन 1, जहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े बहुत आउट ऑफ द ब्लू आ जाते हैं और डिफिकल्ट होते हैं उनके लिए क्वालिटेटिव आंसर प्रिपेयर करना। सर पेपर 1 और पेपर 2 में ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन आपकी प्रिपरेशन। अगर आपने जहाँ पे प्रिपेयर अच्छा किया हुआ है, यू वुड सी पीपल स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पेपर 1, यू वुड सी पीपल स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पेपर 2 एज वेल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डू थिंक देयर मिसकंसेप्शंस, ऐसा नहीं होता। इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। आपने जहाँ पे मेहनत ज्यादा करी, आप जहाँ पे अच्छा आंसर लिखे, वहाँ पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके सर एनी मोर क्वेश्चंस? Hello, sir. Sir, I Yes. wanted to know what can be the right time to prepare one-pager notes, because initially everything feels important. So I just wanted to know the right time for one-pager notes. Ideally it should be, you should do it between prelims and mains, लेकिन अगर उसके आप पहले कर लेते हैं तो it would give you an edge कि आप मेंस की प्रिपरेशन में प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कर पाए एंड रिमेम्बरिंग दोस नोट्स एंड एक्चुअली यूजिंग देम इन आंसर्स, और अपने आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर पाए। सो यू शुड, आई हैव मेड टॉपिक वाइज नोट्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, लेकिन अगर आपके पास पहले से वो है तो इट वुड इमेंसली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर आंसर्स and also remembering them and applying the increasing the amount of note which goes in the actual answer. Okay. So, sir, we can say that by December we should be in a position to have our one-pager notes ready with us. Correct. Okay. Thank you, sir. Hello, sir. Hello, sir. Yes. How to take topic-wise notes in line with PYQ for mains, and also can you please explain framework part in your notes in English, please? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन।
So how to take topic-wise notes in line with PYQ for mains, and also can you please explain framework part in your notes? Can you please explain them in English? So topic-wise notes, you should make always keep PYQs as an anchor to prepare topic-wise notes. Always refer to PYQs whether any question from a topic, what is the question which is asked by UPSC on certain topic, and prepare note based on that PYQ. Write an answer for that and use that as a content for and also think that what other questions could be asked of similar fashion in the actual examination, and prepare an answer for that, and that answer is going to be your note. All right? Okay, sir. And my next question Hello, is... sir. Yes. हेलो सर. सर माय नेम इज आनंद. सर मुझे ये पूछना था कि आपने ऐसे के लिए जो मेंस के बीच में गैप होता है उसमें वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज थ्रू किया था? मैंने ऐसे के लिए प्राइमरीली वैल्यू एडिशन चैट जीपीटी और एआई टूल्स के थ्रू किया है. तो आई अंडरस्टूड कि व्हाट इज द कंटेंट व्हिच आई नीड, एंड आई प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी टू डेवलप दैट कंटेंट. तो आप ऐसे के लिए देखेंगे कि जो भी मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, ऐसे के लिए एग्जांपल्स हो गए हैं. ये एग्जांपल्स ये सब चैट जीपीटी से ही प्रिपेयर करवाए हैं मैंने. व्हाट आर द डिफरेंट पर्सनालिटीज in different fields, या फिर this stories I prepared myself, some things I prepared myself based on taking inspiration from different sources. और ये जो कंटेंट है ये सब मैंने चैट जीपीटी से ही प्रिपेयर किया है. सो व्हाट आर द मेजर ग्लोबल events in what are the major important events in the history of world and history of India, तो ये वहां से चैट जीपीटी का आंसर है. So I used that content. What are the contemporary issues? So mostly I used that for developing content for essay. And also, I would like to mention that Anudeep Durushetty sir's blog and his book was one of the most important source for understanding essay writing. वहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीजें पिक की है जो मैंने शायद एनेक्डोट्स के अंदर भी डाली हुई होंगी या फिर एग्जांपल्स के अंदर डाली हुई होंगी. सो दिस टू सोर्सेस. ओके सर, थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. हेलो सर, सुधांशु बोल रहा हूँ सर. इससे पहले भी मैंने कनेक्ट किया था. मैं वन नोट पे ही नोट्स बना रहा हूँ. आपके नोट्स के साथ मैं देखा था सर. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने 2023 तक जो PYQ बेस्ड है उसको आपने इसमें ऐड कर रखा है अपने नोट में, करेक्ट सर? करेक्ट. जैसे आपने जो थीमेटिक बेस्ड, मतलब क्योंकि 2024 में तो आपने डायरेक्ट पेपर दिया, तो मुझे यदि इस नोट को अभी यूज करना हो, इसको बेस बना के, तो मैं 2024 में जो भी पेपर है उसको एनालाइज करके जो भी अपडेट करना मैं इसको यूज कर सकता हूँ. और जो भी अभी करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे जहाँ भी करंट बेस्ड लग रहा है, या मैं एक अलग सेक्शन बना लूँ या आपके नोट्स को बेस बनाते उसी में ऐड करते जाऊँ जहाँ पे भी करंट लग रहा है कि ये डेटा चेंज करना है या कुछ भी करना, उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं. करेक्ट. ऐसे ही मैं भी ऐसे ही करता, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए. Okay. मतलब ऐसा नहीं ना कि एक अलग सेक्शन बना लिए करंट, वो तो फिर ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे ना सर? मींस डिपेंड्स. अगर आप इफ यू कैन मैप कि ये जो करंट अफेयर्स का इवेंट है ये नोट के अंदर किस सेक्शन के अंदर जाएगा. टू टेक एन एग्जांपल कि अगर कुछ डेवलपमेंट होता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर, अभी करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो जस्ट गो यहाँ पे शायद वो PSIR नोट्स के अंदर होगा. सो PSIR नोट्स के अंदर आप इंडिया पाकिस्तान वाले सेक्शन में जाइए, अफगानिस्तान, और यहाँ पर ही उसे अपडेट कर लीजिए जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं तो इंडिया पाकिस्तान सेक्शन के ऊपर. तो दैट वुड बेसिकली सिंक्रोनाइज द स्टैटिक पार्ट एंड द करंट पार्ट, और उससे आपका आंसर जो भी आप लिखेंगे मेंस में, सो दैट वुड गिव एन डेप्थ, एंड दैट वुड गिव अ डेप्थ कि आप उसमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इंक्लूड कर पा रहे हैं और करंट इश्यूज को उस पर्सपेक्टिव से एनालाइज भी कर पा रहे हैं. लेकिन अगर कुछ ऐसा करंट इशू है जिसको आप मैप नहीं कर पा रहे, सो यू कैन अपेंड इट एट द एंड, कि आप एंड में जाके कहीं पे भी उसे ऐड कर सकते हैं. तो अपेंड के लिए बेसिकली इस टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करके आप वहां पर उस टॉपिक के लिए नोट बना सकते हैं. ऑलराइट. और सर एक चीज और, ये आप जैसे कंटेंट काफी ज्यादा होते होते वन नोट में एक टाइम के बाद जो फ्री स्पेस रहता है वो खत्म हो जाता है, तो क्या आप अलग ईमेल यूज करते थे या उसके सब्सक्रिप्शन ले रखे थे आपने? नहीं, फ्री अकाउंट है. आई थिंक 5 GB होता है, एंड नोट मेकिंग में 5 GB तो नहीं भर सकता. आई थिंक मेरा तो अभी तक भी नहीं भरा है, तो आई डोंट थिंक कि इट इज फ्री. वन नोट इज अ फ्री रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टिल 5 GB, एंड आई डोंट थिंक दैट 5 GB इज समथिंग. 5 GB के नोट्स बहुत ज्यादा होते हैं. मेरे तो आज तक 5 GB के नोट्स नहीं बने, तो आई डिडंट रिक्वायर्ड टू बाय एन सब्सक्रिप्शन.
सो आई डोंट थिंक कि आपको भी शायद जरूरत पड़ेगी, बट इन केस इफ यू फाइंड देन यू कैन मेक मल्टीपल अकाउंट्स एंड हाँ मेक वो डिफरेंट करके रखा है, सेक्शन। सो उस वो करके केस में आप ये ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। बट इसको मैं यूज कर सकती, क्योंकि अभी मेरे पास नोट्स ज्यादा कम्प्रिहेंसिव बने हुए नहीं थे और मैं होपफुल हूँ इस बार, तो मैं सोच रहा हूँ इसी पे जो भी अपडेट करना है उसको अपडेट करके मैं यूज कर लूँ। जी सुधांशु जी, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू Hello, सो sir. मच। Hello, sir. Am I audible? जी Sir, I had a doubt about note making, sir. Like, if I'm reading any subject, how to consolidate the bulky notes and make them into the short notes, basically. सो यही यही है आपको, मतलब उसको सिर्फ वहां से हेडलाइंस और बहुत ही कीवर्ड्स उठा उठा के एक जगह कलेक्ट करने, रेदर देन उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू राइट द मेन आर्गुमेंट एंड मेन एग्जांपल। जैसे आप किसी भी चीज में प्रोफेशनलिज्म, आप सिर्फ एक 3-4 वर्ड का मेन उसका आर्गुमेंट उठा लिए, 1-2 वर्ड का एग्जांपल हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज ट्रेनिंग के अंदर मैंने यहाँ पे आई गॉट प्लेटफॉर्म लिखा है, अगर आप देख, so I'm not explaining कि what is iGOT platform, उसके क्या advantages है, disadvantages, what is Sparrow portal, just उसका example लिखना है आपको, तो इस तरीके से आप concise कर सकते हैं। Okay? Okay, sir, got it. And sir, another doubt. Sir, can I use Notion app for note नहीं, making? मैंने वो यूज नहीं करी है, तो I cannot say, मतलब मैंने यूज करी। Okay, sir. Thank you. I think we can close this session now. अब बाकी डाउट्स हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। अगर हम दोबारा सेशन लेते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे के ऊपर, जीएस टॉपिक वाइज नोट्स के ऊपर, तो उस तरीके से हम वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग एंड यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एज वेल, जहां पर हम उन डाउट्स को आई वुड ट्राई टू आंसर टू बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच सर समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।